अच्छा जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोसेस जो है वो हमने जैसे देखा ब्रेक से पहले कि प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट किया जाता है और उसकी कुछ रीजंस होती हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो प्रोसेस को जो है ना वो फोर्सफुली अबॉर्ट भी किया जा सकता है, यानी कि उसको एग्जिट कर दिया जाएगा। अबॉर्ट अबॉर्ट का मतलब ये है कि फोर्सफुली इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसकी रीजंस जैसे हमने डिस्कस की थी कि पेरेंट ही अगर एग्जिट हो जाए तो ज़ाहिर है उसके चिल्ड्रन प्रोसेस तो नहीं चलने चाहिए, उनको अबॉर्ट किया जाता है। या प्रोसेस ने अपना चाइल्ड प्रोसेस ने जो है ना वो अपना टास्क असाइन जो था उसने काम कर लिया, अब उसकी रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जो सीजन्स हमने देखी थी ब्रेक से पहले। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन जो ना ये एक्चुअली कैस्केडिंग टर्मिनेशन होती है। प्रोसेस को जो टर्मिनेट किया जाता है कैस्केडिंग टर्मिनेशन के जरिए जो है ना उसको टर्मिनेट किया जाता है। कैस्केडिंग का मतलब क्या है कि ज़ाहिर है सबसे पहले जो चाइल्ड प्रोसेस है वो डिलीट होगा, फिर उसका पेरेंट डिलीट होगा, फिर उसका पेरेंट डिलीट होगा। जैसे लिखा है ऑल चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन आर टर्मिनेटेड, ठीक है। तो सारे चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन सारे टर्मिनेट कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो सारे चिल्ड्रन जो है टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। तो some operating system do not allow child to exist if parent has terminated। ये वही बात आ गई, जो पेरेंट डिलीट हो गया ज़ाहिर है चाइल्ड भी डिलीट हो जाएंगे। तो टर्मिनेशन जो है ना वो कैस्केडिंग टर्मिनेशन होती है। सारे पेरेंट्स, उसके चाइल्ड, उसके फिर चाइल्ड, सारे सारे चिल्ड्रन डिलीट होते हैं, फिर उसके पेरेंट डिलीट होते हैं, फिर उसके पेरेंट डिलीट होते हैं। तो ये कैस्केडिंग टर्मिनेशन होती है और ये इनिशिएट जो करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड के ऊपर इनिशिएट करता है और वन बाय वन सारे प्रोसेस को जो है वो टर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो द कॉल रिटर्न्स इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसेस आई टर्मिनेट्स प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी जो है वो उसके जरिए से प्रोसेस को जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर है प्रोसेस आईडी चाहिए होती है, प्रोसेस आईडी के बगैर जो है टर्मिनेशन वाला नहीं करेगा। तो प्रोसेस आईडी अच्छा यहाँ पर लिखा है द पेरेंट प्रोसेस में वेट फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल। ठीक है, तो वेट सिस्टम कॉल के जरिए से पेरेंट वेट करता रहता है, सारे चिल्ड्रन जब डिलीट हो जाता है फिर पेरेंट को डिलीट किया जाता है। और इफ नो पेरेंट वेटिंग, अगर पेरेंट कोई वेटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो प्रोसेस ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी का मतलब क्या है कि उसको डिलीट किया जा सकता है क्योंकि उसका कोई पेरेंट ही नहीं है। ठीक है, कोई पेरेंट उसको वेट नहीं कर रहा। तो पेरेंट वेट नहीं करने का मतलब ये है कि पेरेंट हो सकता है ये प्रोसेस जो है वो उसका जो पेरेंट हो वो और ये दोनों डुप्लीकेट हो और दोनों मिलके काम कर रहे हो, तो वो पेरेंट वेट नहीं कर रहा अपने चाइल्ड का। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस। ठीक है, ज़ॉम्बी प्रोसेस मीन्स कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड का जो है वो वेट नहीं कर रहा, बल्कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों जो है वो एक साथ जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस कहते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस। ठीक है, कि इसमें पेरेंट वेट नहीं कर रहा होता चाइल्ड के टर्मिनेट होने का। इफ पेरेंट टर्मिनेट विदाउट इन्वोकिंग वेट, ठीक है, तो अगर पेरेंट जो है फौरन डिलीट हो जाए, उसने वेट किया ही नहीं, चिल्ड्रन बाकी हैं, तो चिल्ड्रन जो चाइल्ड प्रोसेस है वो ऑर्फन हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्फन हो जाएंगे। ऑर्फन का मतलब यही कि ज़ाहिर है इनके पेरेंट बाकी ना रहे। तो अगर पेरेंट ने बगैर वेट किए, अगर पेरेंट एग्जिट हो गया, टर्मिनेट हो गया और चाइल्ड प्रोसेस अगर मौजूद है, तो सारे चाइल्ड प्रोसेस है वो सारे चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑर्फन हो जाएंगे। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये ऑर्फन क्या है? ऑर्फन मीन्स के पेरेंट जो है वो तो टर्मिनेट हो गया, उसने वेट नहीं किया चाइल्ड के टर्मिनेट होने का, तो जाहिर है अब चाइल्ड जो होंगे वो सारे ऑर्फन हो जाएंगे। ऑर्फन का मतलब वैसे यतीम होता है उर्दू में, कि चाइल्ड जो है वो बगैर पेरेंट के ही होंगे सारे, जो कि बगैर जिसको पेरेंट जो था वो वेट किए बगैर ही डिलीट हो गया, चाइल्ड को उसने डिलीट
होने का मौका नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर, अगर हम क्रोम ब्राउजर की बात करें, क्रोम ब्राउजर भी जो है हमारा मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, यानी कि एक साथ कई प्रोसेस चल रहे होते हैं क्रोम ब्राउजर में। ठीक है, क्रोम ब्राउजर की बात हो रही है। मैनी ब्राउजर्स रन एज सिंगल प्रोसेस। ठीक है, तो ज़्यादातर ब्राउजर्स के अंदर जो है सिंगल प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि एक टेप के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है। इफ वन वेबसाइट कॉजेज ट्रबल एंटायर ब्राउजर कैन हैंग, अगर एक साइड वेबसाइट ने मसला किया सारा ब्राउजर हैंग हो जाएगा। ये कुछ प्रोसेस में ऐसा होता है, लेकिन क्रोम ऐसा नहीं है। जो गूगल का क्रोम ब्राउजर है वो ऐसा नहीं है। और गूगल का क्रोम ब्राउजर जो है वो क्या करता है, वो मल्टी प्रोसेस है, और उसके अंदर 3 प्रोसेस जो है ना वो साथ चल रहे होते हैं। जैसे एक तो ब्राउजर चल रहा होता है क्रोम के अंदर, ब्राउजर प्रोसेस मैनेजेस यूजर इंटरफेस डिस्क एंड नेटवर्क आईओ। ठीक है, तो ब्राउजर जो है वो क्या करेगा, यूजर इंटरफेस जो है वो मैनेज करेगा, डिस्क मैनेज करेगा, आईओ नेटवर्क आईओ मैनेज करेगा। ये सारे काम जो है वो ब्राउजर जो है अपने एंड पे ऊपर कर रहा होगा। इसके अलावा रेंडरर क्या है, ये प्रोसेस रेंडर्स वेब पेजेस डील विद एचटीएमएल, जो वेब पेजेस आ रहे हैं जिसमें एचटीएमएल का कोड, एचटीएमएल की चीजें हैं, जावा स्क्रिप्ट चल रहा है। ठीक है, तो वो रेंडर वेबसाइट के अंदर जो है वो ओपन होंगी। ठीक है, ये अलग प्रोसेस चलता है जो कि एचटीएमएल और जावा स्क्रिप्ट वगैरह को जो है वो चला रहा होता है, रन कर रहा होता है। ये जो जितने प्लगइन्स हैं क्रोम के अंदर, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लगइन हो सकते हैं। ठीक है, हम प्लगइन जो है वो उसके अंदर एक्सटेंशन के जरिए से प्लगइन हम कर सकते हैं। तो वो सारे प्लगइन जो है वो अलग प्रोसेस है। तो क्रोम जो है वो उसके अंदर वो मल्टी प्रोसेस ब्राउजर है एक तरह से। ठीक है, तो बाकी पहले ब्राउजर होते थे जो अभी भी हैं, तो सिंगल प्रोसेस होते हैं। अगर उसमें एक वेबसाइट भी हैंग कर गई पूरा ब्राउजर आपको बंद करना पड़ता था। क्रोम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एग्जांपल आ गई क्रोम की। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो हमारी मेकअप क्लास थी, कि प्रोसेस आपस में ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो उस कम्युनिकेशन करने को कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो अब मसला ये है कि प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और प्रोसेस जो है वो कोऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस किसी के साथ ना मेमोरी कोई रिसोर्सेज शेयर नहीं करेगा। एक प्रोसेस अपनी रिसोर्सेज किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को जो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और एक होते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, ये प्रोसेस जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहा है। एक प्रोसेस अपनी रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर कर रहा है। ऐसे प्रोसेस को कहेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं जो किसी के साथ रिसोर्सेज शेयर नहीं करते, और कोऑपरेटिंग भी होते हैं जो दूसरे प्रोसेस के साथ जो है अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, आईओ हो गया। ठीक है, तो वो शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं, जाहिर है वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, तो वो खुद भी अफेक्ट होते हैं और उनको दूसरों को भी वो अफेक्ट कर सकते हैं, दूसरे प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, तो शेयरिंग डेटा वगैरह जाहिर है वो भी इफेक्ट हो जाता है उससे। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव होते हैं ज़्यादा, जाहिर है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस से। तो प्रोसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। क्या फ़ायदे हैं, इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, ये कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाता है, यानी कि जाहिर है आधा काम एक प्रोसेस ने किया, आधा काम दूसरे को दे दिया, दूसरे प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस ने आधा काम कंप्लीट किया, तो वो बहुत जल्दी फिर काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 3 4 प्रोसेस उस काम को कंप्लीट करने में लग गए। तो कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाता है। मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब यही होता है कि एक प्रोसेस ने अपने चाइल्ड प्रोसेस बनाया, या कुछ फंक्शंस बनाए, कुछ फंक्शंस एक प्रोसेस को दिए, कुछ दूसरे फंक्शन दूसरे प्रोसेस को दिए। मॉड्यूलैरिटी का ज़्यादातर मतलब यहाँ पर फंक्शंस है। ठीक है, मल्टीपल फंक्शन जो है अलग अलग प्रोसेस को दे दिए और हर प्रोसेस ने अपने अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया, तो मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। और कन्वीनियंस भी होती है, आसानी भी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो बहरहाल ये दीज आर सम बेनिफिट्स।
कंप्यूटेशन स्पीड अप में ये इसलिए भी कह सकते हैं, कंप्यूटेशन स्पीड अप में अगर एक वेरिएबल है, एक रैम है, रैम के अंदर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को हर एक प्रोसेस भी मल्टीपल प्रोसेस उस वेरिएबल को यूज कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है, मल्टीपल प्रोसेस उस वेरिएबल को यूज कर रहा है, मेमोरी की उस लोकेशन को यूज कर रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाएगा कि मेमोरी की एक ही लोकेशन जो है वो मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है कंप्यूटेशन स्पीड। मॉड्यूलरिटी के अंदर फंक्शन आ जाते हैं, हर प्रोसेस को अलग अलग फंक्शन जो है वो दे दिया गया, जिसकी वजह से वो उसने मतलब वो अपना काम अपने फंक्शन का काम जो है कंप्लीट करेगा। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस नीड्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ज़ाहिर है जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है उनको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन उन्होंने करना है। आईपीसी का मतलब यहाँ पर यही होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इसके अंदर दो मॉडल्स हैं, एक शेयर्ड मेमोरी मॉडल है, एक मैसेज पासिंग है। यानी कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल के जरिए से भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाती है, मैसेज पासिंग के जरिए से भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाती है। ये दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को हम देख लेते हैं वो कैसे है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो आसान सा था स्लाइड। यस कोई जी? शफात शफात खान, ये क्वेश्चन है शफात? नहीं। मैं हर स्लाइड के एंड में इसलिए थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ कि अगर कोई ऐसी कोई ऐसा होता है क्वेश्चन जो ज़ाहिर है वो अगर कोई क्लिक नहीं हो रहा होता तो कर ले। अच्छा, आप यहाँ पर देखें मैसेज पासिंग, और यहाँ पर दोनों तरीके दिखाए गए हैं। ये जो है वो दिखाया गया है ए का मतलब ये वाला है, ये वाली डायग्राम, इस पे मैसेज पासिंग दिखाई गई है। इस डायग्राम में मैसेज पासिंग दिखाई गई है। दूसरी डायग्राम जो बी है, बी में क्या डिमोन्स्ट्रेट किया गया है? शेयर्ड मेमोरी। बी डायग्राम ये है, बी फिगर ये है। तो पहले मैसेज पासिंग देख लेते हैं। मैसेज पासिंग में क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेस है, प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, ठीक है, और उसके अंदर मैसेज क्यू बनती है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। प्रोसेस ए प्रोसेस बी के पास मैसेज भेज रहा है, प्रोसेस बी प्रोसेस ए के पास मैसेज भेज रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल मैसेज जा रहे हैं, मैसेज की क्यू आ जाती है, मैसेज 0, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मल्टीपल मैसेज जा रहे हैं। तो ए और बी आपस में एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं और लिंक बन जाता है बीच में, और वो मैसेज जो है वो एक दूसरे को पास होता रहता है। तो इस तरह के सेटअप को कहते हैं मैसेज पासिंग। इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर लेते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाती है। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है? शेयर्ड मेमोरी में जो रैम का एक हिस्सा है जो है ना, वो जैसे ये दिखाया गया है, ये हिस्सा जो है रैम का, शेयर्ड मेमोरी व्हाइट कलर में, तो ये मेमोरी का एक हिस्सा जो है वो प्रोसेस ए भी शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर दिखाया है इस एरो से, प्रोसेस ए भी इसको शेयर कर रहा है, प्रोसेस बी भी इसको शेयर कर रहा है, ठीक है। दोनों एरो देखें आप, ये दोनों एरो दिखाएं, प्रोसेस बी भी शेयर कर रहा है, प्रोसेस ए भी इसी एरिया को शेयर कर रहा है। जब दोनों एक ही एरिया को शेयर करेंगे तो जाहिर है एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगी, इस रीजन की वजह से कि इस रीजन के अंदर जो कुछ रखा है वो ए भी एक्सेस कर सकता है और बी भी एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे ऐसे फिनोमिना को कहते हैं शेयर्ड मेमोरी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी के जरिए से भी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। फास्ट ज़्यादातर ये है, शेयर्ड मेमोरी फास्ट है ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है एक ही रीजन के अंदर वो सारे जो है काम कर रहे होते हैं। तो मैसेज पासिंग थोड़ा डिले आता है, जबकि शेयर्ड मेमोरी जो है वो फास्टर है और इसमें डिले कम हो जाता है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस स्लाइड में? नो सर। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, वो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मतलब एक फेमस प्रॉब्लम है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर जो है ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। तो टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस, लेट्स कंसीडर द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो ये हम देख लेते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के जरिए से हमें समझ में आ जाएगा कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है, विच इज़ अ कॉमन पैराडिम फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जाहिर है एक कॉमन पैराडिम है कि ज़्यादातर कोऑपरेटिंग प्रोसेस इस चीज़ को यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम।
तो प्रोड्यूसर के एक एंटिटी हो गई प्रोड्यूसर, एक एंटिटी हो गई कंज्यूमर। ठीक है, दो एंटिटीज यहाँ पर आ गई, एक प्रोड्यूसर है दूसरा कंज्यूमर है। अच्छा, आप प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर प्रोसेस। ये प्रोड्यूसर कोई प्रोसेस जो है प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोसेस को कंज्यूम करेगा। यानी कि आप प्रोसेस प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसर ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की और उसको कंज्यूम किसी प्रोसेस ने, दूसरे प्रोसेस ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो इसको कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर इसको समझाने के लिए 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, कंपाइलर में कंपाइलर ने असेंबली कोड प्रोड्यूस किया, कंपाइलर चला, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आपको पता है कंपाइलर होता है। कंपाइलर चला, कंपाइलर ने असेंबली कोड प्रोड्यूस किया और उस असेंबली कोड को किसने कंज्यूम किया, असेंबलर ने। असेंबलर असेंबली कोड को कंज्यूम किया, नहीं कंज्यूम का मतलब क्या, उसने चलाया। तो असेंबलर को चाहिए होता है असेंबली कोड जो कि कंपाइलर ने जनरेट किया था, कंपाइलर ने प्रोड्यूस किया था। तो कंपाइलर प्रोड्यूसर हो गया जिसने असेंबली कोड प्रोड्यूस किया, और असेंबलर जो है वो कंज्यूमर हो गया जिसने असेंबली कोड को चलाया। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल क्या है, द असेंबलर इन टर्न में प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। असेंबलर ने भी क्या किया, असेंबली कोड चला के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स प्रोड्यूस कर दिए, और वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल किसने लोड किए, लोडर ने। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो है लोडर ने लोड किया। अच्छा, ये सवाल आया असेंबली कोड क्या है। असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ी नहीं होगी अभी, ये लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, जो कि हार्डवेयर से करीब होती है। और आपका प्रोग्राम, आप जैसे C# पे कोई भी प्रोग्राम लिखते हो ना, तो वो पहले आप जब कंपाइल करते हो तो कंपाइल होके वो ना पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए जरिए असेंबलर यानी कि बीच में आता है, और असेंबली लैंग्वेज के बाद वो फिर जो है वो इसका हार्डवेयर पे जाता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो एक्चुअली हार्डवेयर पे कन्वर्ट करने के लिए कोड को इस्तेमाल होती है। तो ये वैसे तो BS के कोर्स में होता है ये, मैं पढ़ाया भी सब्जेक्ट्स, मैंने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, कोल के नाम से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं, आप लोग देख लीजिएगा अपने एंड पे। जैसे कोल के नाम से सब्जेक्ट है, इसमें असेंबली लैंग्वेज के बारे में इन डिटेल पूरा कोर्स ही उसी के ऊपर होता है। अच्छा, ये दो बातें हो गई कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर आपको समझ में आया होगा, दो एग्जांपल्स आपके सामने आ गई। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी, असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल प्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो है वो फिर लोडर ने उसको कंज्यूम किया। फिर तीसरा क्या था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आल्सो प्रोवाइड्स अ यूजफुल मेटाफोर फॉर अ क्लाइंट सर्वर पैराडाइम। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर की, अगर आपने देखा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, नेटवर्क के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, एक सर्वर होता है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। या फिर आप वेब ब्राउजर से सारे हम क्लाइंट होते हैं जैसे, और हम गूगल की वेबसाइट या यूट्यूब की वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, तो वो सर्वर होता है। तो सर्वर से हमारे पास वेबसाइट आ जाती है, हम क्लाइंट होते हैं, वो सर्वर होता है। तो क्लाइंट सर्वर का मतलब, क्लाइंट मतलब रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो ये आर्किटेक्चर जो है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो उसके लिए बहुत यूज, मतलब यही जो है वो एज अ प्रिंसिपल यूज होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर एग्जांपल वेब सर्वर प्रोड्यूसेस द HTML फाइल्स एंड इमेजेस व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय द क्लाइंट वेब ब्राउजर। ठीक है, रिक्वेस्टिंग द रिसोर्स। ठीक है, तो आपने कोई वेब पेज पे आपने google.com कुछ भी आपने वेबसाइट का नाम लिखा और उसके रिस्पॉन्स में जो इमेजेस आ रही हैं और जो HTML का कोड आ रहा है, वो HTML की जो वेबसाइट आ रही है, वो सारा जो है वो कंज्यूमर, आप क्लाइंट हो, आपने कंज्यूम किया वो पूरे कोड को। तो अब आपको 2-3 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली एक हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर काम क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो है कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई जो प्रोड्यूसर ने जनरेट की। और कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जो है वो इस जो है इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। कंज्यूमर हो गया ये, वो कंज्यूमर इस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और यूज करके हो सकता है इसको खत्म भी कर देगा, जो भी करे। प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? नो सर। नो सर। अब देखो, हम समझने जा रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को इन डिटेल। ये तो हमने इसको ऊपर से समझ लिया कि मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। To allow producer and consumer process to run concurrently, we must have available a buffer. देखो,
जो क्योंकि दोनों शेयर्ड मेमोरी यूज करेंगे ना, तो एक बफर होता है जो कि प्रोड्यूसर उसको फिल करेगा और कंज्यूमर उसको एम्प्टी करेगा, समझे ना? यानी कि अगर मैं आपको यहीं पर बना कर दिखा दूं, यानी कि एक स्पेस है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी दिखाया था, ये बफर बन गया, ये बफर है। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, कुछ प्रोड्यूस करके यहाँ रख दिया बफर में। बफर क्या है, मेमोरी का वो रीजन है, रैम का वो रीजन है जो कि शेयर्ड है इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर ने काम क्या किया कि इसको जो है कंज्यूमर ने यहाँ से उठाया ये और कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो हो सकता है वो इसने बॉक्स को भरा और इसने इसको कंज्यूम करके इसको खाली कर दिया, कंज्यूमर ने इसको खाली कर दिया। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि बफर का मतलब क्या है कि दोनों सेम मेमोरी एरिया को यूज करते हैं रैम के, जिसके जरिए से प्रोड्यूसर कंज्यूमर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करके उसको एम्प्टी कर देता है, बफर को एम्प्टी कर देता है। तो बफर फुल भी हो सकता है, बफर खाली भी हो सकता है। तो ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि बफर की क्या चीज़ है, कि बफर जो एक्चुअली रैम का वो स्पेस है जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के दोनों के दरमियान शेयर्ड एरिया है, और ये एक लिमिटेड स्पेस है। बफर जो है ना, मतलब आगे आगे भी बताते हैं बफर की भी दो किस्में हैं। दिस बफर विल रिसाइड इन अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर। अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोनों उसको शेयर करते हैं बफर को। ये चीज आपने यहाँ पर देखी। आप प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस वन आइटम व्हाइल द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग अदर। प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर कोई एक आइटम प्रोड्यूस कर रहा हो और कंज्यूमर कोई दूसरा आइटम कंज्यूम कर रहा हो। इस पॉइंट को समझाने के लिए फॉर एग्जांपल ये आपका बफर हो गया, ठीक है। अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, ये भी प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस किया वर्ड, प्रोड्यूस किया टू, ये मैं समझो कोई भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जा रहा है 1 2 3 4। हो सकता है कंज्यूमर जो है वो इस वक्त 3 को कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है। प्रोड्यूसर ने अभी 4 प्रोड्यूस किया लेकिन कंज्यूमर ने अभी 3 को कंज्यूम कर रहा हो। तो ये आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर उसी वक्त कंज्यूम करे। हो सकता है कंज्यूमर किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहा हो जो कि प्रोड्यूसर ने पहले प्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो ये भी होता है, आगे पीछे होता है। दोनों जरूरी नहीं है कि जैसे ही प्रोड्यूस किया वो उसी को कंज्यूम कर ले। कभी कभी जो है प्रोड्यूसिंग ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से होती है, कंज्यूमिंग आहिस्ता हो रही होती है, तो बफर भर जाता है और फिर डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है कंज्यूम कर किया जाता है। अच्छा जी, टू टाइप्स ऑफ बफर, दो तरह के बफर होते हैं, अनबाउंडेड बफर और दूसरा बाउंडेड बफर, ठीक है। बाउंडेड बफर का मतलब क्या है कि आपने बफर का साइज जो है ना वो लिमिट नहीं किया, यानी कि जितना इंफॉर्मेशन आती जाएगी बफर साइज बढ़ता जाएगा। पहले बफर छोटा था, इंफॉर्मेशन आती गई तो अब बफर साइज ही बढ़ गया, फिर और इन्फॉर्मेशन आई तो फिर बफर साइज और बढ़ गया, ठीक है। यानी कि बफर को आपने लिमिट नहीं किया, अनबाउंडेड रखा, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी बफर का साइज उस लिहाज से बढ़ता चला जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, द कंज्यूमर मे हैव टू वेट फॉर अ न्यू आइटम बट द प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज प्रोड्यूस न्यू आइटम। यानी कि प्रोड्यूसर कभी वेट नहीं करेगा क्योंकि जाहिर है कभी बफर फुल ही नहीं होगा ना। प्रोड्यूसर तो बफर मतलब प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है। ये अगर फुल भी हो गया तो ये बढ़ जाएगा, आगे स्पेस बढ़ जाएगा। तो प्रोड्यूसर कभी भी वेट नहीं करेगा अगर अनबाउंडेड बफर है, प्रोड्यूसर कभी भी वेट नहीं करेगा क्योंकि वो स्पेस बढ़ता जाएगा। हाँ, कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर वो वेट कर सकता है। क्यों कर सकता है वेट, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अभी आप प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं, खाली है, कंज्यूमर क्या करेगा, वेट ही तो करेगा। अब प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, खाली है, कंज्यूमर तो वेट ही करेगा कि भाई अभी तक कुछ है ही नहीं कंज्यूम करने के लिए, तो किसको कंज्यूम करे, ठीक है। तो अनबाउंडेड बफर के अंदर प्रोड्यूसर को वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि स्पेस के लिहाज बढ़ती जाती है जब वो जनरेट करता रहेगा तेजी के साथ। कंज्यूमर हो सकता है वेट कर ले। प्रोड्यूसर शफात, आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर आप समझते जाओ, मैंने 4 5 मतलब बहुत डिटेल में हम आगे चले गए काफ़ी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, दोनों प्रोसेस है, प्रोड्यूसर भी एक प्रोसेस है, कंज्यूमर भी एक प्रोसेस है। प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की और उसको बफर में रख दिया, कंज्यूमर ने वो चीज़ कंज्यूम कर ली
उसको बफर से निकाल लिया, खाली कर दिया। दोनों, ये बफर क्या है, मेमोरी का वो एरिया है जो कि दोनों प्रोसेस यूज कर रहा है। तो ये होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ये जो आप पूछ रहे थे ना क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, काफी आगे भी आ गया। अच्छा, तो ये अनबाउंडेड बफर के बारे में बात हो गई। बाउंडेड बफर क्या होता है? बाउंडेड बफर के अंदर बाउंडेड बफर के अंदर जो ना फिक्स साइज बफर होता है। फिक्स बफर का मतलब क्या है कि आपने साइज फिक्स कर दिया भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 MB का है, ठीक है, 10 MB का बफर है, वो आपने फिक्स कर दिया साइज। 10 MB जाहिर है, 10 MB का साइज फिक्स है, तो अब जो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता जाएगा, और तेजी से अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है और 10 MB अगर फुल हो गया, तो जाहिर है जब फुल हो जाएगा फिर स्पेस तो नहीं है, फिर अगला आइटम अगर उसको प्रोड्यूस करना है तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर वेट करेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वेट करेगा। क्यों वेट करेगा? क्योंकि अभी बफर जो है फुल हो चुका है। तो फिक्स बफर साइज की वजह से फुल क्यों हुआ है, क्योंकि बफर साइज अब बढ़ नहीं रहा, वो लिमिटेड है, और प्रोड्यूसर जो है जैसे जैसे प्रोड्यूस करता जा रहा है, और जब वो फुल हो जा रहा है तो वो ज़ाहिर वेट करेगा। फिर यहाँ पर ये लिखा गया प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ द बफर इज फुल। ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। और अगर और अगेन अगर बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर तो फिर भी वेट करेगा। अगर बफर खाली है, कुछ भी नहीं है बफर में, और कंज्यूमर को कुछ कंज्यूम करना है, कुछ लेना ही है इन्फॉर्मेशन, तो कंज्यूमर कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि बफर में इस वक्त कुछ है ही नहीं। तो कंज्यूमर तो यहाँ भी वेट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, बफर बाउंडेड बफर के अंदर प्रोड्यूसर को भी वेट करना पड़ेगा अगर बफर फुल हो गया। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? नो सर। प्रोड्यूसर का बता दें थोड़ा सा, बेसिकली है क्या शफात? प्रोड्यूसर कोई भी एक प्रोसेस है जो कि कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा और उसको बफर में रख दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी प्रोसेस है, जब हम प्रोसेस पढ़े थे ना, आपको पिछली क्लास में भी हमने प्रोसेस पढ़े, तो प्रोड्यूसर एक प्रोसेस है। ये हमने यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आपने देर में ज्वाइन किया ना, ये आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल आ गई है प्रोड्यूसर कंज्यूमर की। ये एक प्रोसेस है, उसने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, उसको हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं, और वो उसने मेमोरी में रख दी। मेमोरी के अंदर कोई हम बफर का साइज होगा, कोई रैम के अंदर कोई जगह है मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके रख दी। कंज्यूमर ने उस इन्फॉर्मेशन को वहां से उठा लिया, इसको कहते हैं कंज्यूम कर लिया। तो वहां से उठा लिया तो ये खाली कर दिया, यानी कि ये इस बफर को भरेगा और ये कंज्यूमर इस बफर को खाली करेगा, वो उसको कंज्यूम कर लेगा। सही है शफा, समझ में आ गई थोड़ी बेसिक चीजें प्रोड्यूसर कंज्यूमर की? सही। यस सर। अच्छा, यहाँ पर अब आपको कोड के जरिए से समझाया जा रहा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को, तो हम देख लेते हैं। देखो, प्रोसेस का आपस में सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो है वो एक ही, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को पास जो है एक ही अपडेट हो, एक ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन दोनों की आपस में अलग अलग होगी तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए दोनों का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। तो अभी यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रहे हैं, हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम हम देखें। आपको कॉन्सेप्ट मैंने सारा समझा दिया डायग्राम के थ्रू। और बाउंडेड बफर की हम बात करें, बाउंडेड बफर का मतलब क्या है कि जो मेमोरी है वो जो बफर है वो लिमिटेड है। ठीक है, इसका साइज लिमिटेड है, जिसके अंदर जो है वो चीज़ों को रखाया जा रहा है, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया ये बीच में जो है, ये बीच में जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये बफर है। बफर का साइज रखा गया है 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया इसलिए n-1 तक रखा है। ठीक है, बफर का साइज रखा हुआ है यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने 8। तो ये आप देखो, ये बफर है 0 1 2 3, ये इसके जो सेल्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 से 7 तक जाहिर है साइज 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बफर। अच्छा, ये जो है कोड, ये जो कोड लिखा हुआ है, मैं इस पे आपको दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, ये क्या है, ये कंज्यूमर का कोड है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। और ये जो राइट साइड पे कोड है, ये एक प्रोड्यूसर का कोड है।
यानी कि मैं पी लिख देता हूँ, ये प्रोड्यूसर का कोड है, ये प्रोड्यूस करेगा, और ये कंज्यूमर का कोड है, ये कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके वो बफर में रखेगा, कंज्यूमर जो है इसी बफर से जो है कंज्यूम करेगा। ये मैंने कोड के अंदर इसलिए दिखाया गया कि एक्चुअली तो कोडिंग ही होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक्चुअली बैकग्राउंड में कोडिंग ही हो रही होती है। जो जाहिर है जो भी ये प्रोसेस बनते हैं कोडिंग के जरिए बनते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो रखवाई जाती है बफर के अंदर वो भी कोडिंग के जरिए रखवाई जाती है। तो आप देखें कैसे काम हो रहा है। इसमें आप देखें पहले तो क्या हुआ है, एक वेरिएबल बनाया गया है इंटीजर काउंट 0 के नाम, यानी कि काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और ये काउंट का वेरिएबल जो है ना ये पब्लिक वेरिएबल है। पब्लिक वेरिएबल है यानी कि यहाँ पर दिखा दिया मैंने काउंट, ये देखें ये काउंट का वेरिएबल जो है ना पब्लिक वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल जो है वो प्रोड्यूसर भी यूज करेगा और ये वेरिएबल जो है वो कंज्यूमर भी यूज करेगा। प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों इस वेरिएबल को यूज करेंगे, दोनों के पास एक सेम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो दोनों सेम वेरिएबल के जरिए आपस में सिंक हो जाएंगे। सिंक का मतलब क्या है, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे, बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन होगी दोनों के पास, दोनों आपस में सिंक हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस काउंट वेरिएबल, जो कि दोनों के दरमियान शेयर्ड वेरिएबल होगा। अच्छा जी, ये तो बात हुई आपकी वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने। मैं अभी आपको प्रोड्यूसर का कोड जो है ना यहाँ पर बता रहा हूँ। तो काउंट एक वेरिएबल बना जो कि पब्लिक वेरिएबल है, और दोनों उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर भी। फिर क्या है, वॉइड प्रोड्यूसर वॉइड, ये एक प्रोड्यूसर का फंक्शन बन गया इस लाइन के अंदर, प्रोड्यूसर का एक फंक्शन बन गया, और इस फंक्शन के जरिए से जो है ना वो प्रोड्यूसर जो है कोई भी चीज कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोकल वेरिएबल बन गया, देखो ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, इंटीजर आइटम पी, आइटम आइटम प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है। आइटम पी यहाँ पर लिख दिया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया आइटम पी के नाम से। आइटम पी क्या है, कोई भी प्रोड्यूसर ने कोई प्रोड्यूस कर दिया, कोई भी मतलब प्रोड्यूस करेगा कोई भी चीज, तो वो आइटम पी में जो है वो आइटम पी के अंदर आएगी। तो यानी कि आइटम पी वो वैल्यू है जो कि प्रोड्यूसर जो है वो रखवाएगा बफर में जब रखवाएगा ना वैल्यू, तो वो आइटम पी के जरिए रखवाएगा। अच्छा, वाइल ट्रू, अब जब ये बफर के अंदर इंफॉर्मेशन जाती रहेगी जब तक कंडीशन जो है वो मतलब हर मर्तबा जो है ये चलता रहेगा लूप, जब भी जो है वो इंफॉर्मेशन आएगी फौरन उसको बफर में डाला जाएगा। फिर वो वाइल ट्रू का मतलब ये होता है कि हर मर्तबा चलता रहेगा। प्रोड्यूस आइटम पी, ठीक है, ये आइटम प्रोड्यूस होते जा रहा है, या प्रोड्यूस आइटम एक फंक्शन है जो कि आइटम पी प्रोड्यूस कर रहा है। अब आइटम पी फॉर एग्जांपल इसने प्रोड्यूस किया, और उसने प्रोड्यूस किया, हम उसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल x1। x1 हमने नाम रख दिया। x1 क्या है, ये वो आइटम है जो कि आइटम पी ने प्रोड्यूस किया है, x1, ठीक है, जो कि रखवाया जाएगा बफर के अंदर। अच्छा, अब ये वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू, ये वाइल का लूप चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे वाइल का लूप है, और ये कह रहा है कि काउंट की वैल्यू जब तक बराबर हो एन तक तब तक चलता रहे, जैसे ही एन के बराबर होगी वाइल के लूप से बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन जैसी ट्रू होगी वाइल के रूप से, मतलब जैसे तब तक एन के बराबर पहुंचेगी वाइल के रूप से बाहर आ जाएगा, जब तक एन के बराबर नहीं है वाइल का रूप चलता रहे। तो एन के बराबर तो नहीं है ना, अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 0। काउंट की वैल्यू क्या है, 0, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। काउंट वेरिएबल है, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, तो काउंट जो है 0 है। एन क्या है, एन का मतलब आखिरी एलिमेंट 7 है, आखिरी एलिमेंट 7 है, ठीक है, 7 है, तो एन तक तो नहीं पहुंची काउंट की वैल्यू तो कम है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि लूप चलता रहेगा, जैसे ये चीजें ट्रू होगी लूप से बाहर आ जाएगा। तो बफर एन इज इक्वल टू आइटम पी, तो बफर के अंदर रखवाया जाएगा, बफर कौन सी चीज है, यही बफर है, तो बफर के अंदर रखवाया जा रहा है आइटम पी। आइटम पी क्या है, वही x1, और अब ये आइटम पी बफर में रखवाया जाएगा। इनका मतलब होगा, अब इनका मतलब है सेल, कौन सा सेल यूज करेगा शुरू में, इन जाहिर है वो पहले कोई एक्सेस करेगा जो फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल कौन सा है, 0। तो इन वो जगह है जहाँ पर जो है वो, यानी ये एक वेरिएबल है जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और उस लोकेशन के ऊपर बफर की, जहाँ पर जो है ना वो वैल्यू जाएगी, तो इनके जरिए से वो वैल्यू को रखवा रहा है बफर के अंदर। इनकी वैल्यू 0 है, बफर के 0 इंडेक्स पे जो है वो जाके क्या रख देगा, x1 जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, तो x1 जो है वो यहाँ पर रख दिया जाएगा, x1 यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। इसके बाद ये लाइन हमने पर देख ली। इसके बाद क्या है, इन इज इक्वल टू, इनको अपडेट किया जा रहा है, ठीक है, इनको अपडेट किया जा रहा है, यानी कि ये वाला वेरिएबल इन, ये अपडेट हो रहा है। इन इज इक्वल टू इन प्लस 1 mod n,
इनकी वैल्यू शुरू में क्या थी, इनकी वैल्यू अभी हमने देखी 0 थी ना, इनकी वैल्यू क्या थी 0, 0 + 1 यानी कि इनकी वैल्यू अपडेट होगा 0, इनकी वैल्यू क्या थी 0, 0 प्लस और 1, यहाँ 1 आ जाएगा, और मोड का फंक्शन यूज हो रहा है बीच में, मोड, और आगे क्या है एन जो है वो एक्चुअली एन आपकी वैल्यू 8 है, एन को आप 8 ही लें, यहाँ पर 8 ही लें, ठीक है, तो एन की वैल्यू 8 है, तो एन 8 यहाँ पर आपने ले लिया, एन 8 है, ठीक है। तो 0 + 1 mod 8, तो यानी कि 1 mod 8, 0 + 1 का मतलब 1 mod 8, तो 1 mod जो भी वैल्यू 8 से कम होगी उसका मोड वही रिमाइंडर ही होता है, वही होता है, उसका जो आंसर आएगा 1। तो अब ये n की वैल्यू अपडेट हो गई, पहले n की वैल्यू 0 थी, यानी कि n की वैल्यू अपडेट हो गई, अब n क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 0 पे तो वैल्यू रख दी, लेकिन अब अगली वैल्यू जो आएगी, नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो कहाँ आएगी, दायरे इन में आएगी, और इनकी वैल्यू उसने अपडेट कर दी है, अब इनकी वैल्यू 1 हो गई है, यानी कि अब अगला जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा कोई भी आइटम, तो वो जो एक्चुअली कहाँ जाएगा 1 में जाएगा, 1 में जाएगा, यानी कि अगला आइटम यहाँ आएगा 1 के अंदर। अभी तो एक ही आइटम उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन इसके प्रोड्यूस करते ही उसने इनको अपडेट किया, फिर इसके बाद इसने किसको अपडेट किया, काउंट को, जो कि ग्लोबल वेरिएबल था हमारा, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, क्योंकि अब चूंकि प्रोड्यूस करके इसने रख दिया बफर में, तो काउंट की पुरानी वैल्यू क्या थी 0, और 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब एक्चुअली काउंट प्लस 1 ना, उसके पीछे माइक्रो इंस्ट्रक्शन चलती है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, असेंबली का कोड होता है, असेंबली लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको असेंबली पढ़ाना मकसूद नहीं है, लेकिन जाहिर है ये काम जो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हो रहा होगा, 2-3 इसकी लाइनें देख लें यहाँ पर, ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो एम काउंट यानी कि मेमोरी लोकेशन काउंट, मेमोरी लोकेशन क्या थी, यहाँ पर पहले 0 थी, तो 0 वाली लोकेशन, यानी कि ये काम जो है ना काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, वो ऐसे हो रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऐसे परफॉर्म करता है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 को, कि मेमोरी लोकेशन जो काउंट की में क्या, मेमोरी लोकेशन 0 के अंदर जो कुछ रखा है उसको किस में सेव करेगा, रजिस्टर के अंदर। ये आरपी क्या है, आरपी एक रजिस्टर है, ठीक है, आरपी एक रजिस्टर है जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर कुछ, और प्रोड्यूस करके, यानी कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके आरपी में रख दिया। अब आरपी के अंदर पहले 0 था, काउंट की वैल्यू 0 थी, तो आरपी में 0 आ जाएगा। फिर अगली लाइन पे क्या है, इंक्रीमेंट आरपी, जब इंक्रीमेंट आरपी किया तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पहले आरपी की वैल्यू 0 थी, ठीक है, जब 0 थी, लेकिन जब इसको इंक्रीमेंट किया तो 0 से क्या हो जाएगी, अब ये 1 हो जाएगी, तो आरपी की वैल्यू हो गई 1। फिर क्या लिखा, स्टोर आरपी मेमोरी, आरपी की वैल्यू को दोबारा स्टोर किसमें करा दिया, काउंट में, तो काउंट में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 कर दिया है काउंट में, लेकिन काउंट में 1 जो आता है ना वो एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड में ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन चलती है, तो तब जाके जो है काउंट की वैल्यू जो है 1 होती है। तो अभी तक हमने ये किया कि x1 जो है ना, यानी कि एक प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की और उसको जो है वो बफर के अंदर जो 0 लोकेशन के ऊपर रख दिया, और काउंट के वेरिएबल को अपडेट कर दिया, काउंट का वेरिएबल जो है अब 1 हो चुका है। अब जो है बारी किसकी है, अब बारी है कंज्यूमर की, ठीक है, कंज्यूमर जो है इसको कंज्यूम करेगा, और इसने भी अपने पास एक वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल बनाया, इसके पास इंटीजर सी के नाम से, आइटम सी के नाम से इंटीजर वेरिएबल है, आइटम सी, आइटम कोई भी कंज्यूम करेगा, इसने उसका नाम रख दिया आइटम सी। इसने आइटम पी रखा था, आइटम प्रोड्यूस करना था इसको, इसने आइटम को कंज्यूम करना, तो उसने नाम रखा हुआ है यहाँ पर आइटम सी, ठीक है। अच्छा, ये लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा।